तो विश्वात्मा भरत गांधी जी कहते हैं कि जब वोटरशिप चालू होगा, ये किसी माय का लाल का औकात नहीं है, पूरी दुनिया का ताकत मिल जाएगा तो इसको कभी बंद नहीं कर पाएगा। और ठीक उसी प्रकार जब ये पार्टी आने लगेगी तब फिर जाने वाली भी नहीं है, जाएगी भी नहीं। आने में देर भले हो, वोटरशिप चालू होने में भले देर हो, लेकिन आएगी तो फिर जाएगी नहीं। एक परिवार में माँ है, बाप है, बेटा है, पुतहु है, लगभग 5-6 सदस्य तो रहते ही हैं। अभी जो सिंगल फैमिली निकला है जी, तो इसमें जो वोट देने वाले हैं उनको अधिकार मिल जाएगा जी। और उनको जो है कि वोटर्स अधिनियम जब लागू होगा तो उनका जो अधिकार क्षेत्र है जिसमें कि उनको राशि मिलेगी, कुछ रुपया मिलेगा उसमें, मंथली या सालाना। देखिए, जब 18 साल का हो जाएगा, चाहे युवा हो चाहे युवती हो, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, किसी वर्ग विशेष से हो, तमाम जाति धर्म के युवा युवतियों को जो 18 साल का हो गया वो इस देश के मालिक हो गया। जो लोकतांत्रिक सिस्टम कहता है हमारा, जब हम वोट गिराते हैं तो इसका मतलब होता है अब हम अपने साझा संपत्ति का नौकर चुनने के हकदार हो गए हैं। तो उसे ही मिलेगा। जब 18 साल का हो गया, 1 तारीख को महीना लगेगा, उसको महीना का महीना मिल जाएगा। लगभग कितना मिल जाएगा? देखिए, ये सवाल है, बड़ा सवाल है। एक परिवार को चलाने के लिए अभी के टाइम में एक आदमी को लगभग खर्च पड़ जाता है पर डे मिनिमम 200 से लेकर के 500 तक एक व्यक्ति का, यानी कि 10 से 15 हज़ार रुपये उनको प्रत्येक महीना का खर्च है। क्या आपकी पार्टी वोटरशिप लागू होने के बाद इनको पूरा करेगी? देखिए, अभी के हिसाब से जो है, पिछले साल की जो आंकड़ा है हमारी पार्टी का, हर साल हमारी पार्टी आंकड़ा पेश करती है और ये जो वोटरशिप की रकम है ये हर साल बढ़ेगा। जैसे विधायकों एमपी का बढ़ता है, महंगाई भत्ता के साथ साथ ये हर साल बढ़ेगी। तो अभी जो एक वोटर का आधा हिस्सा होता है, इसका कैलकुलेशन है, मैथ है, इसका बुक ले लीजिएगा तो आप देख लीजिएगा, हम बता देंगे, उतना डीपली अभी बताना संभव नहीं है। तो जो हमारा मैथ है, जिस हिसाब से, जिस आधार पे हमारी पार्टी कहती है कि एक वोटर का कितना हिस्सा होता है, उस आधार पे जो अभी एक वोटर का हिस्सा पिछले साल के हिसाब से 8,000 कुछ रुपया बनता है। अब सोच लीजिए कि अगर एक घर में पति पत्नी ही सिर्फ 2 व्यक्ति ही रहे, 8 दूनी 16,000 रुपया। अगर माँ बाप को साथ ले ले तो 8 चौके 32,000 रुपया। अगर मान लीजिए कि खुदा न खास्ता और एक बहन हो जाए, एक छोटा भाई हो जाए, तो 8 पंचे 40,000, 5 सदस्य हो गया, 8 पंचे 40,000। एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का पैसा मिल गया। कोई भूखा हुआ नहीं रहेगा, कोई अपने पेमेंट मिल जाने के बाद काम लोग नहीं करेगा ना, उसी पैसे का लोग दुरुपयोग करेगा, जुआ खेलेगा, ताश खेलेगा, मेला देखेगा, इधर उड़ाएगा उधर उड़ाएगा, क्योंकि बिना मेहनत का उसको मिल गया पैसा। मोबाइल खरीदेगा, गेम खेलेगा, और जो युवा है वो हो सकता है कि भटक जाए। तो इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, मुकेश अंबानी का बेटा बिना मेहनत के हुए खरबपति बन जाएगा, इस पे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर आप मुद्दा को नहीं समझे हैं तो मैं फिर से पुनः दोहरा रहा हूँ आपको। इस देश में संपत्तियाँ 3 प्रकार की हैं। एक पैतृक संपत्ति है और दूसरा निजी संपत्ति, तीसरा संपत्ति साझा संपत्ति। ये सरकारी सिस्टम से है। रेलगाड़ी है, देश में सोना की खान है, हीरा का खान है, जंगल का लकड़ी बिकता है, पहाड़ का पत्थर बिकता है, कोयला खान का कोयला बिकता है। इस सब का हम लोग साझेदार मालिक हैं। हम अपनी जन्मसिद्ध अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। तो इसमें काम करने की कहाँ से शर्त आ गई भाई? हम घर में सो के खाएं, किसी को क्या आपत्ति है उससे? आखिर जब काम नहीं करेंगे तो राजस्व जमा कैसे होगा? ये तो बात वही हुई ना। अगर किराएदार से अगर मकान मालिक पैसा मांगने जाए तो किराएदार ये कह के मकान मालिक को लौटा देगा कि तुम काम नहीं करते इसलिए तुमको किराया नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? तो वोटरशिप लागू होने पर सबके घर में राशि जाएगी? एकदम बिल्कुल जाएगी। वो राशि का दुरुपयोग नहीं करके वो सदुपयोग में क्या क्या कर सकता है? आप जब पैसा दे देंगे ना तो सबका दिमाग खुल जाएगा। इसलिए सरकार आर्थिक गुलामी बना के रखे हुए है। ये कृत्रिम गरीबी है, कोई भाग से अमीर और गरीब नहीं होता है। हम अधिकार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि काम नहीं करेगा। ये शर्त कहाँ से लागू हो गया? अक्सर होता क्या है कि लोगों को जब बैठे बैठे पैसा मिल जाता है तो उस पैसे का जो है कि वो फर्क नहीं समझ पाता कि इस पैसे में कितना मेहनत लगा है और उसको किस क्षेत्र में खर्च करना चाहिए। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है।
ऐसा नहीं सोचेगा। आप उसे पैसा तो दे के देखिए। इसका सीधा अर्थ हो गया कि छत वाले नहीं चाहता कि हमारे बगल वाले का, झोपड़ी वाले का भी छत बने। ये वैसे लोगों की मानसिकता है, जो ये भी मानसिकता के लोग हैं, जिनके ब्लड में रग रग में है कि हम ही सिर्फ अमीर हैं, हम ही सुख में जिए, दूसरा नहीं जिए। ये उसकी सेंस है। अभी जो सरकार सुविधाएं दे रही है, इनसे आप कहाँ तक खुश हैं? सुविधा किसको दे रही है? सड़क योजना है, मनरेगा योजना है, कन्या योजना है, बीमा योजना है, सुरक्षा योजना है, सड़क योजना है, तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है। लोगों को अनाज मिल रहा है घर बैठे। हम तो पहले ही आपको बता दिए कि हमारा अगर बनता है 8,000 रुपया, तो 35 किलो चावल दे करके बाकी का पैसा सरकार क्यों रख लेता है? 400 रुपया वृद्धा पेंशन दे करके 8,000 में से बाकी का पैसा सरकार क्यों रख लेता है? और ये 8,000 सिर्फ हम आधी रकम बोल रहे हैं एक वोटर का, पूरा रकम उसका डबल कर दीजिए, कितना होता है? फिर ये पैसा जाता कहाँ है? अमीर उद्योगपतियों के लोन माफ करने के नाम पे, जनता के नाम पे बची हुई पैसा को बंदरबांट कर दिया जाता है। ऐसा संविधान में है कि इस तरह का योजना पारित हो सके, वोटरशिप योजना? भैया संविधान का सबसे पहला पेज में ही लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा और मकान की गारंटी दी गई है। क्या काम कर रही है सरकार? क्यों मजदूरों के लिए भटकना पड़ता है? आपने देखा कि गुजरात के घटना के बारे में क्यों ये सब चर्चा होता है? बीच बीच में ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जाती है? इस टाइप के प्रोपेगेंडा क्यों अपनाए जाते हैं? क्यों ऐसी नौबतें आती है? क्यों एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोगों को काम करने के लिए जाना पड़ता है? अब थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं, देश दुनिया की तरफ चलते हैं। वर्तमान सरकार से आप कहाँ तक खुश हैं? बिहार सरकार की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की बात? हम खुश क्या रहेंगे? पूरी देश दुनिया खुश नहीं है। जो भारत से बाहर नागरिक है वो खुश नहीं है, तो हम कहाँ से खुश रहेंगे? इससे कहाँ से खुश रहेंगे? मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था LP टेक्नीशियन का 2018 में, और ये सरकार आई, झट से वैकेंसी बंद करवा दिया। बेरोजगारी पर कस के चोट। बेरोजगारी पे चोट क्या कहते हैं? ये रोजगार के खिलाफ तो है ही। ये देखिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये विश्व का समस्या है, ये विश्व स्तर की समस्या है। इसके लिए जो है अमीर उद्योगपति जो है जाल बनाता है, जाल। तमाम अपने गुलाम मानसिकता के नेताओं के जरिए, पार्टियों के जरिए, सरकारों के जरिए अमीर उद्योगपति जो है इस तरह की षड्यंत्र रचता है। महंगाई को लेकर आपका क्या विचार है? भैया महंगाई तो चरम सीमा पे है। जो थोड़ा मोड़ा सुखी, आज उसका स्थिति देख लीजिए, जो धीरे धीरे ऐसे करके ग्रोथ कर रहा था, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था, आज बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसे हो गया, चपेतल चल गया, खत्म हो गया हो, उसकी कहानी समाप्त है। जो जहाँ से आया था वहाँ से भी रसातल में चल गया है। हेल्थ की बात करें तो हमारा जो है देश स्वास्थ्य में कहाँ तक आगे? देखिए, स्वास्थ्य के नाम पे जितनी खर्चे हैं, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो कर रही है, जीरो पे आउट है। आप देख लीजिए, हमारी घर की घटना है, यही दुर्गागंज PSC का हाल बता रहा हूँ मैं, कदवा विधानसभा का, प्रखंड क्षेत्र से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। एक दिन पहले भर्ती कराया गया महिला को, जिसका कि बराबर वहाँ पे चेकअप होता है, उसके पेट में बच्चा मर जाता है। दूसरे दिन होकर के सुबह होकर के बोलता है कि आपका जो बच्चा का सांस नहीं मिल रहा है, सांस नहीं मिल रहा है। फिर उसको आनन फानन में, जबकि डॉक्टर जान रहा है कि पेशेंट का जो पेट में ही जो बच्चा मर गया है, ऐसे में बताइए उस प्रेगनेंसी लड़की का क्या हाल होता है? वो भी मर जाती है। कैसे बचा है हम जान रहे हैं, कितना पैसा खर्च होता है, ये उस परिवार को ही पता होता है कि जिसके साथ आपदा और विपदा आ रही है, दुर्घटनाएं घट रही है जिसके परिवार में। इलाज के नाम पे पूरी भारत फेल है। शिक्षा की हम बात करें, शिक्षा की जो व्यवस्था है, केंद्र से लेकर राज्य तक का जो व्यवस्था है, तो सबसे पहले केंद्र की तरफ बात करें, वहाँ जो केंद्रीय सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति आ रही है, और राज्य सरकार की तरफ से जो बिहार की जो शिक्षा है, इसमें शिक्षकों का अभाव है। देखिए, ये सब कुछ नहीं है, ये प्लानिंग है कि बिल्कुल पढ़ाई लिखाई शिक्षा को ख़त्म कर दिया जाए। अगर अनपढ़ गंवार रहेगा तो नेताओं से कोई सवाल ही नहीं करेगा। इसके लिए ये लोग षड्यंत्र रच रहा है, प्लानिंग करके। शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ नहीं करता है, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कुछ नहीं कर रहा है, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कुछ नहीं कर रहा है, सब अपने रहमो करम पे जी रहा है। भारत का नागरिक बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुखी है, बहुत तकलीफ में जी रहा है, बहुत तकलीफ में जी रहा है।